हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएमआर के बारे में। ये आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर किसके अंतर्गत काम करता है, आईसीएमआर का काम क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आईसीएमआर की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर है क्या, तो आईसीएमआर भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर आपकी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। आईसीएमआर का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी बीमारी हुई है उसके लिए वैक्सीन और मेडिसिन पर रिसर्च करना, देश की हेल्थ को और भी बेहतर बनाना। ठीक है, ये किसका काम है, आईसीएमआर का काम है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आईसीएमआर क्या है। अब आगे क्या बताया गया, जो भी हमने अभी आपको समझाया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आईसीएमआर स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले आपको आईसीएमआर की फुल फॉर्म बताई गई है कि आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये किसकी फुल फॉर्म है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म है। अब आईसीएमआर है क्या, तो इट इज द टॉप नेशनल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दैट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर आपकी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो किसके अंतर्गत काम करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर आपकी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। आईसीएमआर का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी बीमारी हुई है उसके लिए वैक्सीन और दवाइयों पे रिसर्च करना, देश के हेल्थ को और भी बेहतर बनाना। ठीक है, आईसीएमआर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ये स्लाइड पे जो भी लिखा है हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। फिर वही यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, कंडक्ट रिसर्च ऑन डिजीज लाइक टीबी, कैंसर, मलेरिया, एचआईवी, कोविड-19। ठीक है, जो आपका आईसीएमआर है उसका काम क्या होता है, टीबी हुई है, टीबी बीमारी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, कैंसर हुआ है, मलेरिया है, एचआईवी है, कोविड-19 जैसी बीमारियों पर क्या करना, रिसर्च करना। जैसे कि जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 के टाइम पे आईसीएमआर ने क्या की थी, टेस्टिंग किट बनाई थी और साथ ही साथ वैक्सीन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर दूसरा क्या है, डेवलप्स वैक्सीन एंड मेडिसिन। वैक्सीन और दवाइयों को क्या करना, विकसित करना, वैक्सीन और दवाइयों को बनाना, ये किसका काम है, आपका आईसीएमआर का काम होता है। फिर आगे बताया गया है, सेट्स स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल रिसर्च एंड लैब्स। मेडिकल रिसर्च और लैब के लिए क्या करना, नियम बनाना। नियम कौन बनाता है, आपका आईसीएमआर बनाता है। ठीक है, फंड्स मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या करना, फंड देना, ये किसका काम है, ये आपका आईसीएमआर का काम है। कलेक्ट एंड एनालाइज नेशनल हेल्थ डाटा, देश के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और उसका क्या करना, विश्लेषण करना। ये सारे के सारे काम किसके हैं, आईसीएमआर के काम है। ठीक है, आईसीएमआर के क्या क्या काम है, सबसे पहले जैसे कि कोई भी बीमारी हुई है, टीबी है, कैंसर है, मलेरिया है, एचआईवी है, कोविड-19 है, इन सब बीमारियों पे क्या करना, रिसर्च करना। फिर दूसरा काम है वैक्सीन और दवाइयों को विकसित करना। तीसरा आपका काम क्या रहने वाला है, मेडिकल रिसर्च और लैब्स के लिए क्या करना, नियम बनाना, ये किसका काम है, आपका आईसीएमआर का काम है। भारत में मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या करना, फंड देना। ठीक है, और क्या काम है, देश के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना। ये सारे के सारे काम किसके हैं, आपके आईसीएमआर के काम है। ठीक है, आईसीएमआर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईसीएमआर क्या है।
आईसीएमआर का काम क्या होता है, आईसीएमआर किसके अंतर्गत काम करता है। क्लियर हो गया कि आईसीएमआर क्या है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआर क्या है, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। आईसीएमआर का काम क्या होता है, कोई भी बीमारी हुई है, जैसे कि आपका कोई भी बीमारी हुई है, वैक्सीन, उसके लिए वैक्सीन और दवाइयों पर रिसर्च करना, हेल्थ को बेहतर बनाना। ठीक है, अब क्या बताया गया, इनफॉर्म्ड कांस्टेंट। इनफॉर्म कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी मरीज है, ठीक है, अगर डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है उससे पहले उसको उसके इलाज की बारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि हम जो आपके इलाज कर रहे हैं उसके आपके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, उससे आपको ये खतरा है, ये आपको लाभ है, ये सारी जानकारी किसको देगा, मरीज को देगा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्म्ड कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्म्ड कांस्टेंट में क्या बताया गया है, इनफॉर्म्ड कांस्टेंट इज अ प्रोसेस इन विच अ पेशेंट इज गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल treatment, procedure, research or testing including risk, benefits and alternatives so that the patient can make free and voluntary decisions to accept or refuse it। ठीक है, इनफॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें मरीज को किसी भी इलाज, अगर मरीज का कोई भी इलाज कर रहे हैं, मरीज का टेस्ट कर रहे हैं या फिर सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, उससे पहले मरीज को क्या दी जाएगी, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन कौन सी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि कोई भी हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी सर्जरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या खतरे हैं और विकल्प, ताकि मरीज से स्वच्छता से अपने मन से यह फैसला कर सके कि उसको इलाज करवाना है या फिर नहीं करवाना है। ठीक है, इनफॉर्म्ड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर डॉक्टर कोई मरीज का इलाज कर रहा है, उसका टेस्ट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, तो उन सर्जरी की जितनी भी लाभ है वो मरीज को बताएगा, जितने फायदे हैं वो बताएगा, नुकसान भी बताएगा, उससे क्या क्या खतरे हैं, ये सब डॉक्टर किसको बताएगा, मरीज को बताएगा। अगर मरीज को बताने के बाद मरीज सहमत है, इलाज करवाना चाहता है, तभी डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। मतलब कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी करने से पहले मरीज को जितनी भी प्रोसेस होगी वो किसको बताई जाएगी, मरीज को बताई जाएगी। अगर मरीज सहमत है उसके बाद ही क्या करना है, इलाज करना है। अब क्या क्या जानकारी आपकी इनफॉर्म्ड कांस्टेंट के अंदर आती है, जैसे कि एक्सप्लेन ऑफ द प्रोसीजर। कोई भी प्रक्रिया है तो प्रक्रिया की पूरी जानकारी सबसे पहले किसको दी जाएगी, मरीज को दी जाएगी। ठीक है, बेनिफिट्स, जो भी हम इलाज कर रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं, ये किसके अंदर आता है, ये आपका इनफॉर्म्ड कांस्टेंट के अंदर आता है। रिस्क एंड साइड इफेक्ट, जो भी हमने सर्जरी कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसका क्या जोखिम है और उसका क्या साइड इफेक्ट है, ये किसको बताया जाएगा, ये मरीज को बताया जाएगा। कौन बताएगा, डॉक्टर बताएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव अवेलेबल, मतलब कि इसके अन्य विकल्प क्या है, जैसे कि हमको सर्जरी नहीं करवाना है, ठीक है, सर्जरी से हमको डर लग रहा है या मेरा मन नहीं है, तो और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ये भी कौन बताएगा, डॉक्टर बताएगा। किसको बताएगा, मरीज को बताएगा। फिर है आपका राइट टू रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज, मरीज को मना करने का अधिकार है। अगर मरीज अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहता, अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, तो मरीज क्या कर सकता है, मना कर सकता है, उससे जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका वॉलंटरी डिसीजन, बिना दबाव के निर्णय लेना, जो मरीज है वो क्या करे, बिना दबाव के निर्णय ले, ये भी मरीज का हक है। ठीक है, टाइप ऑफ कांस्टेंट, जो आपका टाइप है वो कांस्टेंट के कितने टाइप होते हैं, 3 है। आपका रिटन है, वर्बल है और आपका इम्प्लीट कांस्टेंट है। रिटन मतलब कि मरीज लिख के दे देगा कि हमको अपना इलाज नहीं करवाना है। ठीक है, फिर वर्बल भी है, ओरल, जिसे कि हम लोग अपने आप बता सकते हैं, और इम्प्लाइड। ठीक है, ये 3 आपके क्या है, कांस्टेंट के टाइप है। कौन कौन से टाइप है, रिटन है, वर्बल है और इम्प्लाइड है। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है वो है कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी। ठीक है, कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी में क्या बताया गया, कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी आर इंपॉर्टेंट इथिकल एंड लीगल प्रिंसिपल इन हेल्थ केयर। जो आपका कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी है वो हेल्थ केयर में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है हेल्थ केयर में, कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी। अब कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेसी का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंटली का मतलब समझेंगे। Privacy means the patient has the right or control who sees their personal और medical information। प्राइवेसी का मतलब होता है मरीज का यह अधिकार है कि उसकी व्यक्तिगत और मेडिकल जानकारी कौन देख सकता है और कौन नहीं दे सकता, ये फैसला किसको लेना है, मरीज को लेना है। ठीक है,
प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है अगर मरीज को यह अधिकार है कि उसकी व्यक्तिगत और मेडिकल जानकारी उसे किसे दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है, ये क्या है? आपका प्राइवेसी है। और ये निर्णय लेने का काम किसका होता है? मरीज का होता है। दूसरा है आपका कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट प्रोटेक्ट एंड कीप द पेशेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट unless the patient give permission or law required discretionally। कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? डॉक्टर है, नर्स है या फिर कोई हेल्थ वर्कर है, मरीज की जानकारी को क्या करेगा? गोपनीय रखे। उसकी जानकारी किसी को नहीं बताना है जब तक मरीज खुद अनुमति नहीं देता है तब। ठीक है, प्राइवेसी का मतलब एंड कॉन्फिडेंटली का मतलब आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है रिस्क असाइनमेंट। ठीक है, असिस्टमेंट। रिस्क असिस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क असिस्टमेंट आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि स्वाभाविक खतरे या जोखिम को पहचान कर उनका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है ताकि नुकसान को रोका जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, इट हेल्प, जो आपका रिस्क असिस्टमेंट है वो किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कुड गो रॉन्ग, हाउ लाइकली इट टू हैपन एंड हाउ सीरियस द कॉन्क्लूजन में भी। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि क्या खतरा हो सकता है, उसके होने वाली संभावना कितनी है और उसका प्रभाव कितना गंभीर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि रिस्क असिस्टमेंट का मतलब क्या होता है। रिस्क असिस्टमेंट के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है वो है आपकी यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। अब ये यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन means including people who are weak or unable to make decision properly in research to treatment। use of vulnerable population का मतलब होता है ऐसे लोग का इलाज या रिसर्च में शामिल करना जो अपने लिए सही फैसला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? इन लोगों के लिए अधिक सुरक्षा और सही सम्मति का ध्यान जरूरी होता है। अब कौन कौन से लोग हैं जो अपना जो डिसीजन है वो खुद नहीं ले सकते, जैसे कि चिल्ड्रन, बच्चे हैं, ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, मेंटली इल पेशेंट है, मानसिक रूप से जो मानसिक रोगी है, और आपका क्या है? कैदी है। तो इनके ये किसके अंदर आते हैं? यूज ऑफ वल्नरेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। अब जो आपका रहने वाला है इथिक्स कमिटी रिव्यू, क्या है आपका? इथिक्स कमिटी रिव्यू। इथिक्स कमेटी रिव्यू में क्या है? इथिक्स कमेटी रिव्यू मींस चेकिंग एंड अप्रूविंग ए रिसर्च स्टडी ऑफ मेक श्योर इट इज सेफ, फेयर एंड फॉलो इथिकल रूल्स। इथिक्स कमेटी रिव्यू का मतलब है रिसर्च शुरू होने से पहले एक कमेटी द्वारा उसकी जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिसर्च सुरक्षित है, नियमों के अनुसार है और मरीज को हक और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, रिसर्च कमेटी रिव्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी रिसर्च हो रही है उसके शुरू होने से पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, कमेटी द्वारा उसकी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी रिसर्च है वो क्या है? सुरक्षित है, नियमों के अनुसार है और मरीजों का हक और सुरक्षित बनी है। ठीक है, बनी रहे। ठीक है, दिस कमेटी चेक्स whether the study protects patient right, take information constant and does not cause harm। ये कमेटी देखती है कि मरीजों की सहमति ली गई है और किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया। ये कौन सी कमेटी देखेगी? इथिक्स कमेटी रिव्यू के अंदर देखा जाता है। तो आईसीएमआर का क्या काम है, क्या नहीं काम है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आईसीएमआर किसके अंतर्गत काम करता है, सब कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ये जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर 2 कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है।
मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपये। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे ऑल इन वन नोटबुक भेजी जाएगी, जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।